Riaz, my faculty, dear colleagues and patients, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोलूँगा क्योंकि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादा उर्दू या कश्मीरी समझ सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ उर्दू में, लोकल लैंग्वेज में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हीमोफिलिया सोसाइटी मिस्टर माजिद उन्होंने हमें इन्वाइट किया और जस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम वो हीमोफिलिया हम जो करते आते रहते हैं साल भर। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे हीमोफिलिया पेशेंट्स को डायग्नोज करते हैं। बिकॉज जब तक हमें डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक हमारे डॉक्टर साहिबान चाहे कोई भी स्पेशलिटी की हो तो वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो इन द मीनवाइल मैंने ये स्लाइड जो की है ये इस साल का जो हीमोफिलिया डे का थीम था अडॉप्टिंग चेंज। तो हमें जो टेक्नोलॉजी है जो अपडेट है क्योंकि साइंस जो चीज़ है वो हर साल हर डे हर सेकंड में चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, न्यू डायग्नोस्टिक मेथड्स आते हैं। तो जिससे कि पेशेंट्स को आसाइश मिलती है क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज नई नई दवाइयाँ मिलती हैं, नए नए इजाज़त होती हैं। तो उससे अल्टीमेट जो फ़ायदा आता है वो बीमारों का फ़ायदा आता है। तो इसीलिए हमें अपडेट रहना पड़ता है हर वक्त। ये मेडिकल साइंस की एक इम्पॉर्टेंट ये है। आपको है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि मैं जो दो चीज़ें कि हमारी जो कश्मीर में जो सिनेरियो है वो हमें सबों को पता होना चाहिए कि क्या हमारे पेशेंट्स की कितनी तादाद है और हमने कहाँ तक डायग्नोज किया है और कितने अभी बाकी। तो वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमने ये जर्नी जो है हीमोफिलिया की हमने 2012 से स्टार्ट की है क्योंकि उस वक्त तक जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं होते थे। तो फिर अल्टीमेटली हीमोफिलिया सोसाइटी ने एक बिल दायर की हाई कोर्ट में। तो क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती थी, बहुत ज़्यादा डेथ्स होती थी, कॉम्प्लिकेशन होती पेशेंट्स को, उनको अवेलेबल नहीं होती थी दवाइयाँ, वो खाली ब्लड और ब्लड ड्रग्स पे मदार था उनका। तो उन्होंने हाई कोर्ट में बिल दायर की कि हमारे ये है। तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने उनको उस दिन फंडिंग की है 2 करोड़। तो वो सिलसिला जारी रहा। जब फैक्टर अवेलेबल रहा हमारे सेंटर पे तो पेशेंट्स आने लगे हमारे सेंटर में। तो हमने उनको रजिस्टर करना, जब हमने रजिस्टर स्टार्ट किया तो 2012 से हम स्टार्ट करते रहे। पहले हमारे पास पेशेंट्स टोटल 60 के करीब थे, 70 के करीब थे। तो आजकल की जो सिचुएशन है 2014 नहीं है क्योंकि अगर आपको बीमारी के मुतालिक कोई पता नहीं होगी तो लोग हॉस्पिटल नहीं आते। वे भी किसी को ब्लीडिंग हो जाती है या कुछ होता है तो वो ऐसे ही लेट जाता है, उसको पता नहीं होता कि हीमोफिलिया भी एक कोई बीमारी है जिसके लिए मुझे किसी खास सेंटर में जाना पड़ेगा। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1100 इस वक्त इस पॉपुलेशन में होने चाहिए, लेकिन हमारे पास इस वक्त 368 लोग ही रजिस्टर्ड हैं या डायग्नोज हुए। तो वी आर मिसिंग एटलीस्ट 700 पीपल। तो 700 लोग अभी भी हमारे पास कश्मीर में हैं जो हम मिस कर रहे हैं क्योंकि वे भी लैक ऑफ अवेयरनेस, या उनको पता नहीं है ये बीमारी है वो, या दूर दराज के लोग हैं जो हमारे सेंटर में नहीं आते हैं फॉर द टेस्टिंग फैसिलिटी। तो इसीलिए हमने ये एक टॉपिक उठाया कि जो डायग्नोसिस है, लैब डायग्नोसिस हीमोफिलिया, किन आधार पे हम किन पेशेंट्स को हम जाना बोलना चाहिए कि आप जाओ जी टेस्ट कराओ, मे भी आपको ये डिजीज नहीं है, हीमोफिलिया नहीं। तो हमारे पास इसमें लिए फिर नोडल सेंटर बनाया गया जेएमसी श्रीनगर, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर बनाया गया हीमोफिलिया का। तो उसमें जेएमसी नेशनल हॉस्पिटल एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो 2012 से अपना काम कर रहा है। ये है टोटल हमारे पेशेंट्स का लिस्ट, 368 लोग टोटल। इसमें हीमोफिलिया ए फैक्टर 8 डेफिशिएंसी के 261 हैं, हीमोफिलिया बी के 44 हैं जो फैक्टर 9 डेफिशिएंसी है, फैक्टर 7 डेफिशिएंसी के 13 हैं,
1 milligram disease 23 और पेशेंट्स with inhibitors हैं 14 और अदर ब्लीडिंग्स और जितने मिक्स्ड डिफरेंसेस हैं वो 13। तो ये हमारा बाइफर्केशन है डिफरेंट डिजीज का जो हमारे हीमोफीलिया सेंटर में रजिस्टर्ड है डिफरेंट पेशेंट्स जिनकी मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज एवरी डॉक्टर आपका केयर कर रहा है, चाहे पीडियाट्रिक सर्जरी हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स हो, चाहे जनरल सर्जरी हो, चाहे डेंटिस्ट्री हो या चाहे कोई भी अदर स्पेशलिटी न्यूरो सर्जरी हो, तो हर कोई केयर दे रहा है। फैक्टर्स आर अवेलेबल, फैक्टर्स आर बीइंग गिवन। तो हर कोई चाहे माइनर सर्जरी हो या मेजर सर्जरी हो, हर कोई सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में हो रही है और हर कोई डॉक्टर कॉपरेट कर रहा है। दिस इज अ वेरी बेस्ट थिंग दैट आवर डॉक्टर्स आर कॉपरेटिंग, आई मीन अदर सेंटर्स, क्योंकि ये एक मैं पहले से बोल चुका हूँ आपको कि ये जो हीमोफीलिया सेंटर है ये एक का डोमेन नहीं है। मतलब ये मेरे हम नोडल सेंटर रखा गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या कुछ है, लेकिन मैं अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास इसके जो कम्प्रेंस को हम जो आजकल नया मॉडल है जिसको हम कहते हैं कम्प्रेहेंसिव हीमोफीलिया केयर सेंटर, उसमें आपको हर किसी की जरूरत है। मीन्स आपको लैब डायग्नोस, लैब फिजिशियन की जरूरत है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, आपको ऑर्थोपेडिशियन की जरूरत है, आपको पीडियाट्रिक सर्जन की जरूरत है, आपको न्यूरो सर्जन की जरूरत है, आपको सर्जन की जरूरत है, आपको डेंटिस्ट की जरूरत है, आपको साइकियाट्री काउंसलिंग की जरूरत है। तो ये सारा जो एक ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट MDT। तो ये एक सारा ग्रुप करता है केयर एक हीमोफीलिया को, क्योंकि इसमें एक बंदा खाली केयर नहीं कर सकता। और क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट है तो वो सॉरी भूल गया था, तो दे आर ऑल इन दिस ग्रुप जो हमें प्लान करता है सर्जरी से पहले या कोई माइनर या मेजर सर्जरी की। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर सेंटर में हम ये सारा टीम है जो हमें हीमोफीलिया को केयर देने में मदद देता है। तो लैब है, लैब का मैं आज आपको बताऊं कि मतलब ये कुछ केसेस हैं हमें जो कि जिनको हम ट्रीट करते थे लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ती थी। चाहे मतलब हमें वो हीमोफीलिया ए डायग्नोज हुए थे, मैक्सिमम 2-3 पेशेंट ऐसे हैं हमारे जो हीमोफीलिया ए डायग्नोज थे, लेकिन उनको जब हम फैक्टर देते थे इनको ब्लीडिंग में कोई फर्क नहीं आया। तो फिर हमने क्या किया, वी रिविजिटेड द इन्वेस्टिगेशन, हमने इनको टेस्टिंग की एंड दे प्रूव टू बी फैक्टर 9 डिफिशिएंसी। तो वो एक्चुअली हीमोफीलिया ए नहीं थे, वो फैक्टर 9 डिफिशिएंसी थे, और वो हीमोफीलिया बी जब हमको फैक्टर 9 दिया एंड उनकी ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो गई। सो दिस इज नॉट द एरा व्हिच इज कॉल्ड एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आपके पास सबूत है बीमारी का तो अब तब आप इलाज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इसका फैक्टर 9 डिफिशिएंसी है तो हम फैक्टर 9 ही दें, इसका फैक्टर 8 डिफिशिएंसी है इसको फैक्टर 8 ही दें। तो लैब का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो यही है कि आप पूरा टेस्ट अच्छी तरह से करें, कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट के साथ। हमारे टेक्नीशियंस बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं जो क्वालिटी कंट्रोल पे चलाते हैं, और उससे हमें पूरा एश्योर होता है कि हमारा टेस्ट ठीक है। तो हम वो टेस्टिंग करते हैं। तो इनमें ये केसेस जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये 3 केसेस थे जिनको हीमोफीलिया ए डायग्नोज था, तो देन वी हैव टू कन्वर्ट देम टू हीमोफीलिया बी है। दे आर अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेल विद हीमोफीलिया बी एंड फैक्टर 8 ट्रीटमेंट। तो ये लैब का इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा केस जो पीडियाट्रिक से आया था, तो वो एज हेमेटोमेसिस करके उसको मतलब खून आया, मतलब उल्टी से उसको खून आया, तो उन्होंने बोला, छोटा बच्चा था 7 साल का मेल था, तो उन्होंने बोला ये हीमोफीलिया है, तो डायग्नोज हीमोफीलिया। बट जब हमने रिटेस्ट किया उसके, तो उसके 100% फैक्टर लेवल, दैट मींस ही वाज नॉट हीमोफीलिया। तो उसको हेपेटाइटिस था, उसको जॉन्डिस था। तो क्योंकि लिवर डिजीज में भी आप ब्लीडिंग हो जाती है, विटामिन के डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर 2 फैक्टर 5 जो अदर होते हैं, तो फैक्टर 8, तो वो भी कम हो जाता है, तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है। तो हर कोई ब्लीडिंग, ये देखना कि हर कोई ब्लीडिंग हीमोफीलिया नहीं है, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हर कोई ब्लीडिंग जो है वो हीमोफीलिया नहीं है। देयर आर 100,000 काजेज जो है, इसके काजेज हैं या कारण हैं जिससे ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसलिए उसके लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जब तक आपका टेस्ट ये डॉक्यूमेंट ना करे कि आपका फैक्टर लेवल बहुत कम है, लेस देन 1% या लेस देन 5%, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर, और लेस देन 40%, तो तब तक आप इसको लेबल नहीं कर सकते कि ये हीमोफीलिया है। तो इसको निकला था, फिर हमें हीमोफीलिया हेपेटाइटिस और हीमोफीलिया में हमने रजिस्टर नहीं किया।
तो इसी तरह केस 7 जो था, ये भी रिश्ते में जो होते हैं शादियाँ, उनमें ज़्यादा होता है, उनमें ज़्यादा ये हो जाता है। तो उसमें भी यही होगी, उसमें ब्लीडिंग होगी नाक से, तो उसको हीमोफिलिया ए लेबल किया। लेकिन जब उन्होंने उसको रिटेस्ट किया तो उसमें वान विलिब्रेंड एक्टिविटी बहुत कम थी, वान विलिब्रेंड एंटीजन कम था, तो वो एक्चुअली वान विलिब्रेंड डिजीज को हमने डायग्नोज किया, तो उसको अकॉर्डिंगली वही फैक्टर मिलता है। तो आप फैक्टर 8 नहीं दे सकते, आप वान विलिब्रेंड डिजीज को फैक्टर 8 नहीं दे सकते, तो वान विलिब्रेंड फैक्टर 8 विद वान विलिब्रेंड देना जरूरी है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस को हम स्टार्ट करने में बहुत मदद देता है। तो ये हमें डायग्नोज कैसे करें, क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट जब पेशेंट आपके पास ब्लीडिंग के लिए आए तो आपको हिस्ट्री मीन्स कि आपको उसका पूरा उसके सारे जो है साइंस एंड सिम्टम्स उसको पूछने हैं। तो हिस्ट्री हम उससे कहते हैं। जो डॉक्टर साहब आपको जब पूछता है, कुछ भी सवाल करता है, आपके कितने भाई हैं, आपके कोई किसी और में ब्लीडिंग तो नहीं हुई थी, कैसी ब्लीडिंग हुई थी, पहली बार ब्लीडिंग हुई है, सुपरफिशियल ब्लीडिंग है, डीप ब्लीडिंग है, तो वो सारे वो क्वेश्चन जो डॉक्टर साहब आपसे पूछता है जब आप उसके पास जाते हैं पहली बार, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें वही है कि ब्लीडिंग जो है